बात साल 2000 की है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह दिसंबर में लापता हो गए। धीरेन्द्र सिंह प्रोफेशन से पत्रकार थे, तो जाहिर सी बात है अपने काम के लिए कई बार उनको बाहर भी रहना पड़ता था। तो धीरेन्द्र सिंह के घर वालों को लगा कि वो अपने काम की वजह से कहीं बाहर रुक गए, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। इसलिए शुरुआत में धीरेन्द्र सिंह के घर वालों को उनके घर न लौटने पर ज़्यादा चिंता फिक्र दिखाई नहीं। बाद में घर वालों की चिंता तब ज़्यादा बढ़ने लगी जब 2 दिन तक धीरेन्द्र सिंह से परिवार वालों का कोई संपर्क नहीं हो पाया। उस समय धीरेन्द्र सिंह अपने पास मोबाइल फ़ोन रखते थे और उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। उधर घर वाले धीरेन्द्र सिंह को हर जगह ढूंढा जहां वो जा सकते थे, उनका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। तो आखिरकार घर वाले परेशान होकर 17 दिसंबर को कीड़गंज पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी दर्ज कराए। तो पुलिस ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि यह मामला एक पत्रकार का था। तो पुलिस ने सबसे पहले उनके मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकलवाया। डिटेल्स में पुलिस को इलाहाबाद के ही एक लैंडलाइन से आए फ़ोन का नंबर मिला। इस पर धीरेन्द्र सिंह की 16 दिसंबर की बात हुई थी, और वो भी रात के करीब 12 बजे के आसपास। ये कॉल उनके मोबाइल फ़ोन पर आखिरी कॉल थी। तो पुलिस को शक हुआ कि आखिर ये नंबर किसका है, जिससे धीरेन्द्र की आखिरी बार बात हुई थी, वो भी इतनी रात को। पुलिस को लगा कि हो न हो धीरेन्द्र के बारे में कुछ न कुछ तो ज़रूर पता चल सकता है इससे। तो पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो मालूम चला कि ये नंबर इलाहाबाद के छिवकी की रहने वाली फूलन देवी नाम की एक महिला की है। पुलिस की एक टीम छिवकी पहुंची और फूलन देवी से मिली। फूलन देवी उस समय अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य थी और उसका पति राजा कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता था। वह पुलिस की पूछताछ में बताई कि वह धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता है। और जब राजा कलंदर से पुलिस ने पूछताछ किया, उसने बताया कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह से उसका अच्छा रिश्ता है और 16 दिसंबर को उसकी उनसे बात भी हुई थी, और यह बात केवल हाल चाल लेने के लिए थी। तो पुलिस उस दिन राजा कलंदर और उसकी पत्नी के बयान को लेकर लौट गई, पर उनका शक फूलन देवी पर गहरा हो गया। पुलिस ने धीरेन्द्र की गुमशुदगी को हर एंगल से जोड़कर देखा, धीरेन्द्र सिंह के विरोधियों और दुश्मनों के बारे में भी पता किया। तो पुलिस की सुई बार बार राजा कलंदर और धीरेन्द्र सिंह से हुए फ़ोन कॉल पर आकर रुक जाती थी। वो ये समझ नहीं पाते कि आखिर कोई रात 12 बजे क्यों बात करेगा, जब तक कोई ज़रूरी बात ना हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटना 2000 में हुई थी, और उस समय गांव में बिजली की समस्या बहुत रहती थी। लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे। रात के 8 बजे तक सन्नाटा पसर जाया करता था, खासकर ठंड में। पुलिस को लगा कि ये राजा कलंदर हो न हो कुछ छुपा तो ज़रूर रहा है। इसके बाद पुलिस ने खुद राजा कलंदर का बायोडाटा और उसका हिस्ट्री निकलवाया। उसमें यह खुलासा हुआ कि राजा कलंदर अपराध से जुड़े कई काले धंधे में मिला हुआ है। एक बड़ी अजीब बात यह भी पता चला कि राजा कलंदर का असली नाम निरंजन है, ना कि राजा कलंदर। उसकी पत्नी का असली नाम फूलन देवी नहीं है, बल्कि राजा कलंदर ने ही यह नाम उसे शादी के बाद दिया था। राजा कलंदर के 2 बेटे थे, जिनमें एक बेटे का नाम उसने अदालत और दूसरे बेटे का नाम जमानत रखा था। राजा कलंदर के काले धंधों का पता चलते ही पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार उन पर दबाव बनाया। आखिरकार राजा कलंदर पुलिस की सख्ती के सामने टूटकर बिखर गया, और उसने पुलिस के सामने मुंह खोलने के लिए एक अजीब सी डिमांड की। उसने कहा कि वह सच तो बताएगा, लेकिन उससे पहले एक सूप पिएगा। पुलिस भी उसके सूप के डिमांड को सुनकर परेशान हुए। ऐसा नहीं था कि उसका डिमांड बहुत बड़ा था, बल्कि उसकी ये डिमांड बहुत अजीब थी। पुलिस के हाथ पहली बार कुछ सुराग मिला था। वो किसी भी तरह इस केस को सुलझाना चाहती थी। तो फिर उसने राजा कलंदर के इस डिमांड को भी पूरा किया। उसके बाद राजा कलंदर ने जो बात उगलना शुरू किया, वो हैरान ही नहीं, मानवता को शर्मसार करने वाली थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका एक दोस्त था जो सुनसान सड़कों पर आने जाने वाली गाड़ियों को लूट कर उसके ड्राइवर को मार देता था। अपनी नौकरी और राजनीति की आड़ में वो ऐसे बहुत बुरे धंधे करता था, और कहीं से धीरेन्द्र सिंह को उसके काले धंधे की भनक लग गई थी, और उसे डर सताने लगा कि कहीं धीरेन्द्र सिंह उनके कारनामों को अखबार में न छाप दे। वो इस डर से उसने धीरेन्द्र सिंह को रात में अपने फार्म हाउस पर बहाने से बुलाया,
धीरेन्द्र सिंह 17 दिसंबर की ठंडी रात में कलंदर के फार्म हाउस पर अपने बाइक से पहुंचे। कलंदर ने अपने फार्म हाउस पर आग के पास हाथ सेकने के लिए बैठा दिया। धीरेन्द्र सिंह अभी आग के पास बैठे ही थे कि राजा कलंदर का साला बछराज दबे पांव से उसके पीछे आकर देसी कट्टा से उसके पीठ पर गोली मार दी। तुरंत ही धीरेन्द्र सिंह की जान निकल जाती है। इसके बाद राजा कलंदर और उसका साला वछराज ने मिलकर लाश के कई टुकड़े किए। टुकड़ों को पॉलिथीन बैग में भरा और उसको टाटा सूमो से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ले जा करके लाश को फेंक दिया। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि वो धीरेन्द्र सिंह की बाइक अपने समधी को बनारस में दे दिया और धीरेन्द्र सिंह के जूते को अपने साले वछराज को दे दिया। बाद में पुलिस राजा कलंदर और वछराज को उस जगह ले गया जहां दोनों ने धीरेन्द्र सिंह के लाश के टुकड़े को फेंका था। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के लाश के पार्ट्स को बरामद कर परिवार से पहचान कराई तो पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स धीरेन्द्र सिंह के ही हैं। पुलिस ने उस टाटा सूमो को भी जब्त किया क्योंकि पुलिस को राजा कलंदर से पता चला था कि ये गाड़ी रायबरेली के एक युवक को मारकर छीनी गई थी। राजा ने जो जुर्म किए थे उसकी गांठ एक एक कर खुलने लगी थी। पुलिस उसे पहले फार्म हाउस पर ले गई जहां धीरेन्द्र सिंह की हत्या की गई थी। फिर पुलिस को उस फार्म हाउस पर जो दिखा वो मंजर देख पुलिस की रूह कांप गई। फार्म हाउस में एक पेड़ था जिनकी टहनियों से इंसानी खोपड़ियां लटक रही थी। खोपड़ियों को कई रंगों से रंगा गया था और हर खोपड़ी पर अलग अलग जाति के नाम भी लिखे थे, जैसे श्रीवास्तव, पंडित, मुस्लिम आदि। इसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस की तलाशी ली तो उन्हें बहुत अहम और पुख्ता सबूत हाथ लगा जिसने राजा कलंदर और उनके खोपड़ियों के राज उगल दिए। पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जिसे राजा कलंदर अदालती डायरी कहता था। इस डायरी में हर उस इंसान का नाम था जिसको राजा कलंदर अपना शिकार बना चुका था। उस डायरी में 14 लोगों के नाम दर्ज थे जिसमें आखिरी नाम धीरेन्द्र सिंह का था और इन 14 लोगों में से अधिकतर लोगों को मारने का तरीका और उसका उद्देश्य करीब करीब समान ही था। उसका पहला शिकार उसके साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कालीचरण श्रीवास्तव थे। उसने उनकी हत्या इसलिए केवल कर दी क्योंकि वह कायस्थ जाति के थे और राजा कलंदर यह मानता था कि इस जाति के लोग बहुत होशियार होते हैं, इसलिए उसे अपने फार्म हाउस में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और फिर उसने उसके कई टुकड़े किए और फिर उसने उसके शरीर के कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस में तो कुछ बाहर में दफन कर दिया। इसके बाद उसने उसके सर से उसका भेजा निकाला और उस भेजे का सूप बनाकर पी गया। आपको बता दें, हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, एक कहानी जरूर होती है। इस जुर्म के पीछे की कहानी राजा कलंदर के बचपन बताया जाता है। राजा कलंदर का बचपन कुछ खास नहीं था। वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था। वो चाहता था कि समाज उसकी इज्जत और कद्र करे। बचपन में ही उसके मन में यह बैठ गया था कि तेज दिमाग वाले और पढ़े लिखे लोगों की समाज इज्जत करता है, उन्हें अपने सर पर बिठाता है। बस यहीं से उसने अपना नाम राजा कलंदर रख लिया और इस नाम से वो खुद को राजा जैसा महसूस करता था। उसने अपने दोनों बेटों का नाम अदालत और जमानत केवल इसलिए रखा था कि उसको ये एहसास होता रहे कि अदालत और जमानत दोनों उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि वो राजा है। राजा कलंदर एक नरभक्षी इंसान था, इंसान नहीं वो हैवान था। उसको ये लगता था कि होशियार और काबिल लोगों के दिमाग के भेजा निकालकर उसका सूप पीने से दुनिया का सबसे बुद्धिमान और काबिल इंसान बना जा सकता है और वो ऐसे ही होशियार और काबिल लोगों को चुनता था, अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता था, फिर उसकी कत्ल करता था, उसका सिर धड़ से अलग करता था और रात में अकेले अपने फार्म हाउस में अदालत लगाता था। उन खोपड़ियों को अपने सामने रखकर किसी राजा की तरह उसकी सुनवाई करता था। उस अदालत में वो खुद ही जज होता था, वकील भी होता था और अदालत भी होता था। उन खोपड़ियों को निर्णय सुनाता था और उसके बाद भेजों को निकालकर सूप बनाकर सुबह खाली पेट में पी लेता था। अब वो भेजा निकालने के बाद वो अपने शिकार की खोपड़ी को कलर करता था और उस खोपड़ी पर शिकार की जाति लिखता और उसे फार्म हाउस के पेड़ पर लटका देता। आपने किसी खिलाड़ी को देखा होगा जैसे वो अपनी ट्रॉफी को अपने घर में संभाल कर और सजा कर रखते हैं, अपनी जीत के प्रतीक के रूप में।
ठीक वैसे ही राजा कलंदर भी उन खोपड़ियों को अपने जीत के प्रतीक के रूप में फार्म हाउस के पेड़ पर लटका कर रखता था। पुलिस की सख्ती से राजा कलंदर ने अपने सारे गुनाह कबूल लिए। उसने पुलिस को बताया कि एक बार कार में लिफ्ट न देने पर उसने गुस्से में आकर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने राजा कलंदर की निशानदेही पर फार्म हाउस से कालीचरण श्रीवास्तव के अलावा अशोक, संतोष, अन्य कई खोपड़ियां बरामद की। उसने अपना पहला कत्ल 1998 में किया था और आखिरी कत्ल 2000 में। राजा कलंदर और उसका साला वछराज पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल कर चुके थे। आखिरकार 30 नवंबर 2012 को अदालत राजा कलंदर के इस अमानवीय राक्षसी कुकृत्य को रेयरेस्ट ऑन ऑफ रेयर मानते हुए उसे और उसके साले वछराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाए। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन हैवान को फांसी की सजा होनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही हम आपसे विदा चाहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।